सबका बहुत बहुत शुक्रिया शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आने के लिए। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना था और लोगों तक मैसेज पहुँचाना था, इसलिए आपको बुलाया गया है। बहुत सारे डाउट्स हमारे कैंडिडेट्स के मन में है रिक्रूटमेंट को लेके, और जिस हिसाब से रिसेंटली हमने कुछ वैकेंसीज विड्रॉ की थी उसको लेके भी, तो इसके लिए हमने आपको बुलाया है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा हमारा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आपने देखा होगा हमने रिसेंटली अपना सिलेबस नोटिफाई किया था जो हमने एसएससी से अडॉप्ट किया है, और दूसरा हमने जो हमारी वेबसाइट नई बनाई है जिसमें सारी चीज़ें अब ऑनलाइन होंगी, फॉर्म सबमिशन, जनरेशन ऑफ आईडी कार्ड्स वगैरह वगैरह, उसकी वेबसाइट भी लॉन्च की थी और हमने कैंडिडेट्स को बोला था रजिस्ट्रेशन करने को, तो वाला प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा था कि सिलेबस हमने एसएससी वाला क्यों चूज़ किया है। हमारे दोनों जो लेह डीएसआरबी और करगिल डीएसआरबी, हमने एक मीटिंग की थी। अब हमने सोचा कि कैंडिडेट्स की कन्वीनियंस के लिए, उनके ईजी के लिए, प्रिपरेशन ईजी हो, उसके लिए हमने सोचा कि एसएससी का सिलेबस अडॉप्ट करना ज़रूरी है। बिकॉज आप जानते हैं जितनी भी यूटी डिवीजन कार्डर की पोस्ट है उन सब की रिक्रूटमेंट एसएससी करेगा, और अगर हम अपने अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस नोटिफाई करते जो पहले होता था, तो हर बच्चे को हर एग्ज़ाम के लिए अलग से पढ़ाई करनी पड़ती थी। अब जैसे हम भी तैयारी करते थे तो हर एग्ज़ाम का अलग अलग सिलेबस होता था, इसलिए बच्चे एक तो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते एक चीज़ पे, और दूसरा उनका सक्सेस होने का चांस भी कम हो जाता है। इसलिए हमने दोनों डीएसआरबी ने, लेह ने भी और करगिल ने भी डिसाइड किया है कि हम एसएससी का सिलेबस अडॉप्ट करेंगे, सो दैट बच्चों को एक ही फिक्स सिलेबस मिलेगा जिसकी उनको तैयारी करनी है। उसमें वो एसएससी का भी एग्ज़ाम दे पाएंगे और डीएसआरबी का एग्ज़ाम दे पाएंगे। और आपने देखा होगा रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत अलग अलग एग्ज़ाम्स जो होती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू नॉन गैजेट पोस्ट के लिए या बाकी पोस्ट के लिए, उसके लिए भी अब सेंट्रलाइज एक एजेंसी बनाई है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और उन्होंने भी एक यूनिफॉर्मिटी लाई है रिक्रूटमेंट्स में, सो दैट कैंडिडेट्स को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो उसको देखते हुए हमने सिलेबस अडॉप्ट किया है। बहुत जगह मैं कमेंट्स देख रहा था, कॉपी करने की बात नहीं, इसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं अपने लिए, सो दैट कैंडिडेट्स को ईजी जाए। अब दूसरा सवाल मुझे लगता है आ रहा है जो पोस्ट हमने विड्रॉ की उसको लेके। अब आप जानते हैं जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है उसमें कि बैकग्राउंड में हर एक डिपार्टमेंट के हर पोस्ट को लेके रिक्रूटमेंट रूल्स बनते हैं। तो उसमें दो टाइप के रिक्रूटमेंट रूल होते हैं, गैजेटेड रिक्रूटमेंट रूल और नॉन गैजेटेड रिक्रूटमेंट रूल। तो जब यूटी नई फॉर्म हुई है हमारी लद्दाख की, इवन जेएनके की भी, तो उन्होंने भी अपने रिक्रूटमेंट रूल्स जो है रिवाइज़ किए हैं। जब रिक्रूटमेंट रूल रिवाइज होता है तो उसमें एजुकेशनल क्राइटेरिया चेंज हो सकता है, उसमें प्रमोशनल एवेन्यूज़ चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पोस्ट को पकड़ लेते हो, जूनियर असिस्टेंट की पकड़ लो, उसमें जैसे अगर पहले 100% बाय प्रमोशन होगा तो हो सकता है नए रूल्स में 50-50 रखा होगा कि 50 डायरेक्ट से होगा, 50 प्रमोशन से होगा। तो बहुत सारी चेंजेस उसमें आती है। और यूटी बनने के बाद में हमारे हर डिपार्टमेंट के हर पोस्ट को लेकर नए रिक्रूटमेंट रूल्स बने हैं। तो एक वो रीज़न था हमें विड्रॉ करने का। दूसरा हमारा रीज़न था कि आप जानते हैं कि पहले जो एससी कैटेगरी की पोस्ट होती थी उसमें जेएनके के कैंडिडेट्स अप्लाई करते थे, बिकॉज लद्दाख में एससी कैटेगरी पॉपुलेशन नहीं है। तो उस वजह से जो पुरानी एडवर्टीज पोस्ट है जिनमें एप्लीकेशंस आई है उनमें जेएनके की भी एप्लीकेशंस है। और आप जानते हैं कि यूटी बनने के बाद में यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकली है उसके हिसाब से ओनली लद्दाख रेसिडेंट्स आर क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट इन लद्दाख यूटी। तो उस वजह से वो भी एक हमारा टेक्निकल इशू बन जाता है कि अगर हम पुरानी एडवर्टीजमेंट पे अगर एग्ज़ाम लेंगे तो अगर जेएनके के बच्चे क्वालिफाई होंगे तो हम उसको अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अपॉइंटमेंट अभी सिर्फ लद्दाख रेसिडेंट्स का होगा। तो एक वो रीज़न था हमारा। तीसरा रीज़न था हमारा बहुत सारी पोस्ट जो पहले डिस्ट्रिक्ट कार्डर की अज्यूम की जाती थी वो अब डिवीजन यूटी कार्डर में चली गई, और डिवीजन यूटी कार्डर का रिक्रूटमेंट एसएससी करेगा, डीएसआरबी नहीं करेगा। और चौथा हमारा रीज़न था कि आप जानते हैं यूटी बनने के बाद में पोस्ट अपॉर्शन हुई है। फॉर एग्जांपल जेएनके के साथ में जब हम यूनिफाइड थे तब सिंगल मतलब एक की कैटेगरी की पोस्ट होती थी। यूटी बनने के बाद से बहुत सारी पोस्ट अपॉर्शन होकर लद्दाख को आई है। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट में हो सकता है कि पहले जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी, जैसे 50 किसी डिपार्टमेंट को पकड़ लीजिए, तो हो सकता है उसमें सिर्फ 40 ही पोस्ट आई हो, तो 10 पोस्ट वैसे ही खत्म हो गई थी जो आने वाली थी पोस्ट। तो ये चौथा रीज़न था। इस वजह से बड़ी सारी टेक्निकल हमें डिफिकल्टीज आ रही थी कि पुराने एडवर्टीजमेंट को लेकर एग्जाम लेने में, तो उस वजह से हमें उसको वैकेंसीज को विड्रॉ करना पड़ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये पोस्ट यूटी को जा रही है या इसका रिक्रूटमेंट कोई और करेगा। इसका रिक्रूटमेंट डीएसआरबी ही करेगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट कार्डर की पोस्ट है वो सारी की सारी रिक्रूटमेंट डीएसआरबी ही करेगा, और उन पोस्ट को हम नए से एडवर्टीज़ करेंगे, बिकॉज नए रूल के हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से और नए क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमें इसको एडवर्टीज़ करना है। तो वाला प्रोसेस हम जल्दी से शुरू कर रहे हैं। बाय 31 अक्टूबर मुझे लगता है हम मोर देन 200 पोस्ट के आसपास हम इसको एडवर्टीज़ भी कर देंगे, और ये 24 तक हम टारगेट रख रहे हैं 100 पोस्ट एडवर्टीज़ करने का, और बाय 31 हमने अभी 200 पोस्ट एडवर्टीज़ करने का टारगेट रखा हुआ है जो हमें रिक्वेशन आएगा। अब जो प्रोसेस पहले होता था करगिल में, इवन पूरे लद्दाख में, कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ही डीसीज को रिक्वेशन देते थे
रिक्रूटमेंट इधर ही होता था, अपॉइंटमेंट भी इधर ही हो जाता था। तो आपने देखा होगा बहुत सारी डिटेल्स जो है JNK GAD के पास है नहीं, जो अपॉइंटमेंट को लेके थी। उस वजह से कुछ हमारे एम्प्लॉयज़ को भी दिक्कत आ रही है अभी। तो वो सारी दिक्कतें ख़त्म करने के लिए अब हमने प्रॉपर प्रोसीजर बनाया कि हमें कंसर्न सेक्रेटरीज़ और कंसर्न डिपार्टमेंट सब जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को रेफ़र करेंगे पोस्ट। उसके बाद जो है DSRB अपनी एग्ज़ाम लेगी, मेरिट लिस्ट बनाएगी और मेरिट लिस्ट बनाने के बाद कंसर्न डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड करेंगी और अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ से होगा, जो कि हर स्टेट में इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में यही प्रोसीजर फॉलो होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे लगता है कि जो मुझे कहना था वो मैंने कवर कर दिया है। जो डाउट्स थे, जो मैंने सोशल मीडिया पे देखे, बाकी जगह पे देखे, वो भी मैंने कवर करने की कोशिश की है। अब आपकी तरफ से कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं उसको आंसर करना चाहूँगा। सर, जिस तरह से 290 क्लास 4 के जो पोस्ट थे और 2010 से 19 तक के जो पेंडिंग एग्जाम के पोस्ट वो विड्रॉ किया है, जनरली जो लोग खासकर स्टूडेंट्स की तरफ से ये सवाल आ रहा है कि जो जिन्होंने एग्जामिनेशन फीस भरा है उसका क्या हिसाब होगा, और दूसरा बहुत सारे लोगों की ओवरेज हो रहा है जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था, तो उसका क्या रहेगा आने वाले समय? इसमें दो चीज़ें। अब जो विड्रॉल वाली बात है सिर्फ लद्दाख में नहीं हुई। आपने देखा होगा JNK गवर्नमेंट ने भी शायद फरवरी में इस साल के जितनी भी पोस्ट रेफर की थी, चाहे वो JK PSC को की हो, JK SSB की हो या डिस्ट्रिक्ट्स को जिसको भी की हो, वो सारी की सारी गैजेटेड प्लस नॉन गैज सारी विड्रॉ की थी, सो दैट वो नए सिरे से उसको एडवर्टीज कर सके, रिक्वेशन की सके। अब जो फीस की बात है, फीस हम रीपे करेंगे। जो भी फीस हमारे पास आई है, जो रिकॉर्ड होगा DSRB के पास में और हमारे सेक्रेटरी साहब के पास में, वो फीस हम रीपे करने की कोशिश करेंगे। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है बट हम पूरी करेंगे, बिकॉज हम ऐसा नहीं है कि हम लोगों का पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम रीपे कर देंगे। दूसरा ओवरेज वाली बात की, शायद ओवरेज का कुछ 2 साल का रिलैक्सेशन दिया था UT बनने के बाद में, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। बट ये पोस्ट बहुत सारी 2019 में ही एडवर्टीज हुई थी। मैक्सिमम पोस्ट 2019 में हुई थी। बहुत कम पोस्ट थी, कोई 40-50 पोस्ट थी जो 2019 से पहले एडवर्टीज हुई थी, UT बनने से जस्ट पहले एडवर्टीज हुई थी। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा एज वाला। हम आई विल गेट बैक टू यू, बट मुझे लगता है 2 साल का रिलैक्सेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। इससे पहले भी कोर्ट के केस में हमें देखने को मिला था, और इस बार विड्रॉल को लेकर ओपोनेंट अगर कोर्ट जाता है तो क्या एडवर्टाइज कर पाएंगे सबको? हाँ, हम इसको लेके ऑलरेडी कैविएट फाइल करेंगे हाई कोर्ट में। पुरानी हिसाब से गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन आएगा, बिकॉज ये हम ऐसा नहीं कि पोस्ट हम खत्म कर रहे हैं या रिक्रूटमेंट खत्म कर रहे हैं। हमें सिर्फ वो वाली एडवर्टीजमेंट कैंसिल करके उसको नए से एडवर्टीज करना है अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स। सर, एडवर्टाइजेशन के बाद थोड़ा बहुत एक दो सवाल है सर। लद्दाख की फ्लैश यूनियन टेरिटरी बनने के बाद DSRB जो है, हम डिले भी कह सकते हैं या थोड़ा बहुत डिफाउंड कह सकते हैं सर, क्योंकि जॉब क्रिएशन को लेकर अगर हम बात करें और साथ ही साथ जो पुराने पोस्ट है सर अभी तक पेंडिंग है सर, जितने भी पोस्ट है, तो ऐसे चेयरमैन आपकी क्या स्टेटमेंट रहेगी, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में जॉब क्राइसिस को लेकर सर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, यूथ को लेकर, अनएम्प्लॉयड यूथ लद्दाख स्मोक के द्वारा शायद मुझे लग रहा है सर आने वाले दिनों में लद्दाख बंद का कॉल भी दिए जाएंगे, तो आपको नहीं लगता सर इससे जॉब क्राइसिस जो है लद्दाख में देखने को? देखिए, जॉब क्राइसिस ऐसा नहीं, बिकॉज जॉब क्राइसिस होता 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे। बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, इसलिए सारे के सारे हमारी डिपेंडेंसी जो है गवर्नमेंट जॉब्स पे है। दूसरा, UT बनने के बाद में एडवर्टीजमेंट नहीं हुई थी, बिकॉज रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बने थे। रिक्रूटमेंट रूल्स इस साल ही सारे डिपार्टमेंट के फाइनल हो गए, और जैसे ही फाइनल हो गए वैसे हमारे पास रिक्वेशन आना शुरू हो गई। तो हमारे पास अभी तक 5 डिपार्टमेंट की रिक्वेशन आई है। अराउंड 152 पोस्ट की रिक्वेशन ऑलरेडी आ गई है, और नेक्स्ट वीक में ऑलमोस्ट मोर देन 150 पोस्ट की रिक्वेशन और आ जाएगी, तो ऑलमोस्ट 300 पोस्ट की आ जाएगी। इसके बाद में जो बंद का कॉल है वो तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना है, बिकॉज मुझे लगता है ऐसे टाइम पे पढ़ाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी चीज़ों में जाने से अच्छा। बिकॉज जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, रूल ऑफ लॉ से सबको चलना है। ऐसा नहीं कि हम रूल्स के बाहर जाके या रेगुलेशन से बाहर जाके कोई चीज़ कर पाएंगे। तो रूल ऑफ लॉ से सबको चलना है, तो हमें थोड़ा टाइम लगे, बिकॉज रूल्स फाइनल होने में टाइम लगा था। बट जैसे ही हमारे पास आ गया तो हमने प्रोसेस उसको इनिशिएट कर दिया है, और मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर तक ऑलमोस्ट जितनी भी पोस्टें रेफर हो जाती है दोनों बोर्ड्स को, उन सब की रिक्रूटमेंट हो जाएगी। DSRB डिस्ट्रिक्ट कैडर के पोस्ट के लिए ऑटोनोमस बॉडी है, और सिलेबस को लेकर जैसे साहब ने भी कहा, और जनरल स्टूडेंट्स की तरफ से भी सवाल उठ रहे हैं कि जनरल सिलेबस है और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस नहीं है, और लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में सिलेबस में कुछ नहीं है, तो ऑटोनोमस बॉडी के हिसाब से इस सब सिलेबस नहीं बन सकते। आप लद्दाख स्पेसिफिक क्वेश्चन हम पूछेंगे, जैसे आपने SSC का सिलेबस देखा, उसमें जनरल अवेयरनेस है, तो ऐसा थोड़ी जनरल अवेयरनेस हमें बाकी कंट्री के बारे में पूछना है या ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड के बारे में पूछना है, रशिया में क्या, ये थोड़ी है। हमें तो लद्दाख के बारे में हम पूछ सकते हैं। तो ऐसा, और अब UPSC का भी सिलेबस आप देखें, उसमें भी जनरल सिलेबस है, फिर तो वो भी बोल सकते हैं कि IAS के लिए अलग से सिलेबस बना, IPS के लिए अलग से सिलेबस, पुलिस का सिलेबस क्यों नहीं रखते, या रेवेन्यू के लिए टैक्स का सिलेबस क्यों नहीं रखते। तो ये जनरल और नॉन जनरल की बात नहीं होती, सिलेबस कॉमन है, यूनिफॉर्म। उसमें क्वेश्चन की डिफिकल्टी कम ज़्यादा होती रहेगी, जिस हिसाब की पोस्ट है उसके हिसाब से कम ज़्यादा उसकी डिफिकल्टी होती रहेगी। तो जनरल सिलेबस की बात नहीं होती है।
अगर आप बाकी ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम्स भी देखोगे, बाकी एग्ज़ाम भी देखोगे, उसमें भी जनरली सिलेबस होता है। और यहाँ पे जो है हमें टेक्निकल एकदम पीएचडी स्कॉलर्स नहीं चाहिए होते गवर्नमेंट में ना, नहीं तो ऐसा क्राइटेरिया हम रख देंगे पीएचडी वाली सिर्फ एग्ज़ाम देंगे। इसमें तो कॉमन सेंस वाला बंदा आना है जिसको थोड़ा चीज़ों के बारे में पता है और सारी चीज़ें वो हैंडल कर पाएगा। अब फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ किया हुआ है और उसकी सिलेक्शन किसी और पोस्ट में हो जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो काम ही नहीं करेगा इधर आके, वो बोलेगा कि मैं इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है तो मुझे इकोनॉमिक्स का ही काम दो, मैं बाकी करूँगा ही नहीं। तो ये चीज़ें नहीं होती। तो सिलेबस ठीक है, उसमें डिफिकल्टी कम ज़्यादा होती रहेगी और लद्दाख रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। जो जनरल अवेयरनेस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसमें लद्दाख रिलेटेड, करगिल रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। सर इन दिनों स्कूलों में टीचर के क्राइसिस देखने को मिल रहा है। ऐसे डीएम आप इसमें किस तरह के रोल निभा रहे हैं? मैक्सिमम स्कूल में रूरल एरियाज में टीचर के क्राइसिस देखने को मिल रहा है, किस तरह से इसको देखते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं? टीचर क्राइसिस एज सच करगिल और पूरे लद्दाख में नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑल इंडिया लेवल का रेशो देखोगे जो राइट टू एजुकेशन में दिया है, उसमें एक टीचर पे 30 बच्चे होने चाहिए। करगिल लद्दाख में एक टीचर पे 7 बच्चे हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में 20 बच्चे, उसमें हम 4 टीचर देते हैं, फिर भी लोग बोलते हैं कि 20 बच्चों पे हमें 10 टीचर चाहिए। तो आप ये तो नहीं कर सकते। रिसेंटली हमने रैशनलाइजेशन किया था, जहाँ पे ज़्यादा रोल है उसमें हमने ज़्यादा टीचर दिए हैं। कुछ स्कूल्स में पीईटी की दिक्कत थी, जहाँ पे होने चाहिए वहाँ पे नहीं थे, तो वहाँ पे हम उस हिसाब से ऑर्गेनाइज करके पोस्ट कर रहे हैं। दूसरी रही बात शॉर्टेज की, जो लेक्चर की पहले शॉर्टेज होती थी, आपने देखा होगा हमने इस बार टेम्प्रेरी अरेंजमेंट एकेडमिक अरेंजमेंट में लगाया, तो उसकी शॉर्टेज भी नहीं है। अब दिक्कत आती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स की, जो मैथ्स है, इंग्लिश है और साइंस को लेके। उसमें हम कोशिश करें कि जो समग्र शिक्षा में हमने टेम्प्रेरी अरेंजमेंट पे जो सीनियर क्लासेस में लगाए हैं, वैसे ही हम मैथ्स, इंग्लिश और साइंस को लेके स्पेसिफिक टीचर जो है हम छोटे क्लासेस में प्राइमरी या मिडिल स्कूल में भी लगाए, सो दैट वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाली शिकायत कम हो। बिकॉज आप जानते हैं बहुत सारे आरईटी टीचर्स थे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है और वो मैथ्स और बाकी चीज़ें नहीं पढ़ा पाते, तो शॉर्टेज उस चीज़ की है। टीचर्स एज सच की शॉर्टेज कहीं नहीं है। सर जिस तरह पिछले बार एक नोटिस निकला था कि जितने भी जुडिशियल लेवल टीचर्स जो अटेच पे लगा था दूसरे डिपार्टमेंट में, उन सबको वापस किया जाएगा, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे टीचर्स अभी भी अटेच बैठा हुआ है। बहुत सारों को हमने डिटैच किया था, स्पेशली हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट को। कुछ कुछ जगह पे नेसेसिटी थी, फॉर एग्जांपल इलेक्शन सेल में नेसेसिटी है या बाकी जगह पे, तो जहाँ पे नेसेसिटी है और जहाँ पे हेल्थ इश्यूज थे उनको हमने कंसीडर करके रखा था, बाकियों को हमने डिटैच किया था। ऑलमोस्ट हमारे पास बहुत कम होंगे। जो पहले नंबर होता था कि हंड्रेड्स में अटैच्ड है हर जगह पे, कोई करगिल हाउस में है, कोई श्रीनगर में है, कहीं और है, वो हमने मैक्सिमम लोगों को डिटैच किया है। बट सिर्फ हमने हेल्थ ग्राउंड पे और जहाँ पे एब्सोल्यूट नेसेसिटी है वहाँ पे रखा हुआ है। सर आखिर में जल जीवन के बारे में जानना चाहिए सर। मैक्सिमम रूरल एरियाज में अभी तक जल जीवन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे में शाम को से कुछ ग्रीवेंसेस आ रहे थे कि उनको अभी पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, तो इसको किस तरह से देखते हैं और कब तक जल जीवन का काम सक्सेसफुल? जल जीवन का काम बहुत सारे एरिया में चल रहा है। कंप्लीशन जैसे सांको का मैं स्पेसिफिक बात करना चाहूँगा। सांको में कुछ एडिशनल डीपीआर की हमें दिक्कत थी। जो पहले डीपीआर बने थे पुराने वाले, उसमें सारे कंपोनेंट को और सारे हाउस होल्ड्स को ऐड नहीं किया गया था। तो हमने कोई 15-20 दिन पहले मैंने यहाँ से सारे जितने भी एडिशनल डीपीआर थे उनको अप्रूव किया है और हमने एक बैकअप भी रखा है। फॉर एग्जांपल बहुत लोगों को डाउट है कि विंटर में चल पाएगा, ग्रेविटी सिस्टम नहीं चल पाएगा, तो हमने बोरवेल का प्रोविज़न रखा है कि विंटर में अगर उनको दिक्कत है तो बोरवेल से पानी ले लेंगे। तो जो एडिशनल जो शॉर्टकमिंग्स थे ओल्ड डीपीआर्स में, वो एडिशनल डीपीआर में पूरी हो गई है और उसको जल्दी से टेंडर करके उसको हम इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। कुछ कुछ जगह पे फॉर एग्जांपल सोद में इस बार इतना इशू नहीं हुआ बिकॉज जेजेएम की वजह से नहीं हुआ। द्रास में हमारा बहुत सारा काम हो गया है। झंस्कार आप देखोगे, झंस्कार में ऑलमोस्ट मोर देन 80% हमारा काम हो गया है, एफएसटीसी प्रोवाइड हो गया है, तो मैक्सिमम जगह पे काम हो गया है। सांको में थोड़े इश्यूज थे ड्यू टू एडिशनल डीपीआर्स, तो हमने वो कर दिया, ऑलरेडी अकॉर्ड कर दिया है और उसको लगाने का और इंस्टॉल करने का काम शुरू हो जाएगा। लास्ट सवाल होगा सर, विंटर काफ़ी अप्रोचिंग है सर, अरेंजमेंट को लेकर थोड़ा ब्रीफ करेंगे। साथ ही साथ सडन स्नोफॉल की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही है सर, स्पेशली स्टूडेंट्स की बात करें, पेशेंट्स की बात करें, तो अल्टरनेटिव हेलीकॉप्टर या ऐसा कुछ इंतजाम किए कि नहीं सर? थोड़ा बहुत पब्लिक आवाम जानना जी। विंटर को लेके ऑलरेडी 3 मीटिंग्स हमने कर ली। ऑनरेबल एलजी साहब के चेयरमैनशिप में एक मीटिंग हुई थी, एक मैंने खुद ने ली थी और रिसेंटली सीज साहब ने मीटिंग ली थी। इसमें मुझे लगता है पहले जितना दिक्कत होता था उतना अभी होता नहीं, बिकॉज लेट रोड बंद होता है और जल्दी रोड खुल जाता है। दूसरा हमारा एयरफोर्स की सॉर्टिस चलती रहती है और तीसरा हेलीकॉप्टर की सॉर्टिस चलती रहती है। हेलीकॉप्टर का आपने देखा होगा शेड्यूल हमने कल ही नोटिफाई किया है, श्रीनगर जम्मू की फ्लाइट्स नोटिफाई हो गई है ऑलरेडी। जो जोजिला पे था आज ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, तो हमने डाउन कॉन्वॉय छोड़ दिया है। अब कॉन्वॉय शायद 1-2 बजे अब गाड़ी आना भी शुरू हो जाएंगी।
तो हम और मशीनरी इक्विपमेंट आपने देखा होगा कि बहुत सारी मशीनरी इक्विपमेंट हमने हर जगह डिप्लॉय करके रखी है ऑलरेडी। तो जोजिला पे हमने रिकवरी वैन्स डाल के रखी है, डंपर्स रखे जिसमें मिट्टी है ऑलरेडी, बिकॉज अगर स्लिपरी कंडीशन होती है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जेसीबीज रखी है, और बीआरओ की अपनी मशीनरी वहाँ पे डिप्लॉयड है। तो जोजिला हमारा प्राइमरी फोकस है। तो उसमें जब स्नोफॉल चलता है हम तब ट्रैफिक अलाउ नहीं करते ड्यू टू चांसेस ऑफ स्किडिंग की दिक्कत ना हो, पैसेंजर किसी को एक्सीडेंट वगैरह ना हो, तब नहीं छोड़ते। बट जैसे ही बंद हो जाता है क्लियर करके हम वहाँ पे अलाउ करते हैं। दूसरा पेंजिला वाला एक्सिस भी, वहाँ पे भी मशीनरी डिप्लॉयमेंट और बाकी चीज़ें हो गई है। इस साल आपने देखा होगा रफली कोई 7-8 दिन के लिए बंद रहा होगा पेंजिला, बट ऑलमोस्ट खुला था पूरे विंटर भर। तो इस साल भी हमारी कोशिश रहेगी उसको खुला रखने की। इसके बाद हमारा जो राशन का है, राशन ऑलमोस्ट हमें हर जगह पहुंचा दिया है। नेक्स्ट मार्च तक हमने डंप करके रखा है अलग अलग स्टोर्स में। केरोसिन का थोड़ा इशू था संस्कार में, केरोसिन का टैंकर भी हमने अभी भेजना शुरू कर दिया है। हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका भी ऑलमोस्ट विंटर स्टॉकिंग मोर देन 50% हो गया है, और बाय एंड ऑफ दिस मंथ ऑलमोस्ट 100% स्टॉकिंग हो जाएगा। फ्यूल का भी ऑलमोस्ट हमारा जो यहाँ पे करगिल फिलिंग स्टेशन है वहाँ पे सारा डंपिंग हो गया है। संस्कार का डंपिंग चल रहा है, तो भी 31 तक हम पूरा कर लेंगे। इसके बाद संस्कार में फ्यूल का थोड़ा सेविंग करने के लिए हमने उनको डायरेक्शंस दिए कि जो फ्यूल है सिर्फ पर्सनल व्हीकल्स को वो देंगे, ना कि कॉन्ट्रैक्टर्स को और बड़ी मशीनरीज को। कंसर्न डिपार्टमेंट को हमने बोला कि आप अपने लेवल पे अपनी खुद की जो स्टॉकिंग करके रखो, सो दैट आप पेट्रोल पंप से वहाँ से फ्यूल ना उठाओ। तो जैसे मैकेनिकल को ज़रूरत होती है, हमारी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, बिकॉज वहाँ पे डीजी सेट चलते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी अपना अपना फ्यूल स्टॉक करके रखा है। और हमने मर्चेंट एसोसिएशन के साथ भी मीटिंग्स करके उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि नेक्स्ट मार्च अप्रैल तक का अपने पास सामान स्टॉक करके रखे। इसके बाद यहाँ पे कुछ कोल्ड स्टोरेज है, उनसे भी रिक्वेस्ट की है। और जो स्पाइस जेट और बाकी कार्गो चलेंगे उसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सब्सिडी दे रही है, सो दैट सामान यहाँ पे विंटर में भी आ सके। थैंक यू। थैंक यू।